नमस्कार, मैं महेश कुमार आर्य। आज हम समकालीन भारत एवं शिक्षा के वैदिक कालीन शिक्षा भाग 3 का अध्ययन करेंगे। जिन छात्रों ने इसके पहले के दोनों भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है, तो कृपया वो पूर्व ज्ञान में वृद्धि के लिए भाग 1 और भाग 2 जरूर देखें। परीक्षा एवं उपाधियाँ। वैदिक काल में आज की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी। सर्वप्रथम तो गुरु ही मौखिक रूप से छात्रों से प्रश्न पूछकर यह निर्णय करते थे कि किसी छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है अथवा नहीं। उसके पश्चात संतुष्ट होने पर वह उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित करते थे। वे विद्वान उन छात्रों से प्रश्न पूछते थे और संतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे। वैदिक काल में सफल छात्रों को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र होती थी। परंतु जो छात्र 12 वर्षीय शिक्षा अथवा एक वेद का अध्ययन पूर्ण कर लेते थे, उन्हें स्नातक, जो छात्र 24 वर्षीय पाठ्यक्रम अर्थात 2 वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लेते थे, उन्हें वसु, और जो छात्र 36 वर्षीय पाठ्यक्रम अर्थात 3 वेदों का अध्ययन कर लेते थे, उन्हें रुद्र, और जो छात्र 48 वर्षीय पाठ्यक्रम अर्थात 4 वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लेते थे, उन्हें आदित्य कहा जाता था। अब है हमारा समावर्तन समारोह। इसको कन्वोकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। यह आजकल विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार दीक्षांत समारोह होता है, वही वैदिक काल में समावर्तन समारोह कहलाता था। वैदिक काल में शिष्यों की गुरुकुलीय शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन समारोह होता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। समावर्तन समारोह में सर्वप्रथम छात्रों को ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर गृहस्थ जीवन के वस्त्र पहनाए जाते थे। उसके बाद गुरु उन्हें यज्ञ वेदी के सामने बैठाते थे। वेद मंत्रों से देवताओं की आराधना होती थी। उसके बाद गुरु उन्हें दीक्षांत भाषण देते थे। वे उन्हें गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन, समाज सेवा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का उपदेश देते थे और अध्ययन में कभी प्रमाद, आलस्य न करने का भी उपदेश देते थे। वे उन्हें त्रिऋण, पितृऋण, गुरु ऋण और देव ऋण से उऋण अर्थात मुक्त होने का उपदेश देते थे। तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार का दीक्षांत भाषण का उल्लेख मिलता है। आज के अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में यही होता है। तैत्तिरीय उपनिषद दीक्षांत उपदेश दिए जाते हैं। उस काल में दीक्षांत उपदेश देने के बाद गुरु शिष्यों को गृहस्थ जीवन के प्रवेश की आज्ञा प्रदान करते थे और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरुकुल से घर के लिए विदा करते थे। अब हम चर्चा करेंगे स्त्री शिक्षा या वुमेन एजुकेशन की। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था, अर्थात वे जैसे शिक्षा पुरुषों के लिए थी, वैसा ही स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था है। ये जो मैंने चर्चा की है, ये प्रारंभिक वैदिक काल का लक्षण है, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते परिस्थितियाँ बदल गई। उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्ण के अनुसार शिक्षा दी जाने लगी। वर्ण का यहाँ पर अर्थ है जाति प्रथा। जातियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था स्त्रियों के लिए हो गई। शूद्र वर्ण की स्त्रियों को तो ब्राह्मणकालीन व्यवस्था यानी उत्तर वैदिक काल में शिक्षा के अधिकार से वंचित ही कर दिया गया था। अल्तेकर के अनुसार वैदिक काल के अंतिम चरण अर्थात उत्तर वैदिक काल या ब्राह्मण काल में बालिकाओं के विवाह की जो आयु थी वह 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव यह पड़ा कि बालिकाएं या स्त्री शिक्षा की जो प्राप्त करने की आयु थी वो लगभग खत्म हो गई और स्त्रियां जिस उम्र में शिक्षा ग्रहण करने का होता था उस उम्र में विवाह कर कर ससुराल चली जाती थी। इससे उनकी शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वे लगभग शिक्षा से वंचित हो गई और उनके वेदों के अध्ययन को भी निषेध कर दिया गया। स्त्री शिक्षा के संबंध में एक तथ्य यह भी है कि उस काल में स्त्रियों के लिए अलग से कोई गुरुकुल नहीं थे। परिणामतः सामान्य परिवारों की बच्चियां उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी। केवल गुरु की पुत्रियां, राजघरानों में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की पुत्रियां और अति धनी एवं विशिष्ट व्यक्तियों की पुत्रियां ही गुरुकुल में प्रवेश ले पाती थीं। यूँ तो उस समय विश्ववरा, अपाला, होमशा, शाश्वती,
और घोषा आदि अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविकता यह है कि पूरे काल में स्त्रियों की शिक्षा बहुत ही सीमित रही। वैदिक काल के प्रमुख शिक्षा केंद्र। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। यहाँ गुरुकुल प्रारंभिक वैदिक काल में तो प्राय जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थापित होते थे, अर्थात वनों में, जंगलों में स्थापित होते थे। परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते बड़े बड़े नगरों और तीर्थ स्थानों पर गुरुकुलों की स्थापना होने लगी। उस काल में तीर्थ स्थान धर्म प्रचार के केंद्र होने के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में उच्च शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। बड़े बड़े नगर तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला, थार, नासिक, कर्नाटक और कांची उस समय के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। यहाँ उनमें से कुछ प्रमुख शिक्षा केंद्रों का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। नंबर 1 पर हम रखते हैं तक्षशिला को। तक्षशिला उस काल में उत्तरी भारत के तत्कालीन गांधार राज्य की राजधानी थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस नगर को तत्कालीन गांधार नरेश भारत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर बसाया था। आगे चलकर उसने इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया और साथ ही यहाँ देश के विभिन्न भागों से विद्वानों को बुलाकर बसाया। उसने उन्हें गांव के गांव दान में दिए और उन पर शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार सौंपा। इस प्रकार यह नगर उस समय राज्य की राजधानी के साथ साथ एक शिक्षा नगर के रूप में विकसित हुआ। ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहाँ संस्कृत भाषा, साहित्य और व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध विद्वान थे। कोई किसी वेद की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था तो कोई किसी धर्म और दर्शन की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि कुछ विद्वान आयुर्वेद या आयुर्विज्ञान के विशेषज्ञ थे। परिणामतः उस काल में तक्षशिला वैदिक साहित्य, धर्म, विज्ञान की शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहाँ कर्म अर्थात कला, कौशल और व्यवसायों की शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था थी। यही कारण है कि गांधार राज्य उस समय का वैभवशाली राज्य बना। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक यह वैदिक कालीन और ब्राह्मणीय शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। नंबर 2 पर हमारा आता है केकय। केकय मध्य भारत के तत्कालीन केकई राज्य की राजधानी थी। उपनिषद काल में यह शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, वेद, धर्म और दर्शन की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि केकई अशुपति स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे। वे विद्वानों का आदर करते थे। उन्हें अपनी राजधानी में बड़े बड़े विद्वानों को बसाया। वे समय समय पर राजधानी में विद्वत सम्मेलन भी करते थे। नंबर 3 पर हमारा आता है मिथिला। मिथिला भी मध्य भारत के तत्कालीन मिथिला राज्य की राजधानी थी। यूं तो यह वैदिक काल के पहले से ही शिक्षा का मुख्य केंद्र थी। यहाँ धर्म और दर्शन के विद्वानों के सम्मेलन होते थे, परंतु उपनिषद काल में तो यह शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इस नगर में धर्म दर्शन के प्रकांड पंडित निवास करते थे। दूर दूर से लोग धर्म और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इस नगर में प्रतिद्वंदी राज्यों से भी लोग धर्म और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने आते थे और उन्हें भी बिना किसी भेदभाव के यहाँ शिक्षा दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में तो यहाँ कला, कौशल एवं सैनिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। नंबर 4 पर हमारा आता है प्रयाग। भारत के पूर्वी भाग में स्थित प्रयाग इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से भी पहचाना जाता है। प्रारंभ से ही यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। वैदिक काल में इस क्षेत्र के तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक ऋषि आश्रम थे। यह आश्रम धर्म और दर्शन की शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। यहाँ बड़े बड़े विद्वान अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आया करते थे। यह एक तीर्थ स्थान और धार्मिक स्थल भी था और ऋषि मुनियों की तपोभूमि था। इसलिए यह धर्म एवं दर्शन की शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। नंबर 5 पर हमारा है काशी। भारत के पूर्वी भाग में स्थित काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, प्रारंभ से ही ये भी ऋषि मुनियों की तपोभूमि और विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ के लिए प्रसिद्ध था। नंबर 6 पर हमारा है कांची। कांची जैसा कि नाम से ही पता चलता है दक्षिण भारत का एक राज्य है। धार्मिक लोग इसे दक्षिण की काशी भी कहते हैं। भारत के नक्शे में यह आज कांचीवरम के नाम से जाना जाता है।
उत्तर वैदिक काल में यहाँ वेदों के विद्वान पहुँच गए थे और उन्होंने वैदिक धर्म की शिक्षा देना भी यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था। इसी के साथ हमारा 3 भाग समाप्त होता है। आगे का पाठ्यक्रम भाग 4 में होगा। भाग 4 इसका अंतिम भाग है। कृपया सभी छात्र उस भाग 4 को देखने का कष्ट करें। धन्यवाद।